आज आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत अगला व्याख्यान। पिछली कक्षाओं में हमने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं के अंतर्गत एक विशेषता पर चर्चा की थी और वो विशेषता थी वीरता का वर्णन। यानी वीरता का वर्णन आदिकाल की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत हमने दो बातों की चर्चा की थी कि कुछ कवियों ने केवल वीर भाव या वीर रस की साहित्य का वर्णन किया है और कुछ कवियों ने वीरता के साथ साथ लोक कल्याण की भावना को जोड़ते हुए अपने काव्य में प्रस्तुति दी है। यानी इस प्रकार वीरता जो है वो दो रूपों में मिलती है, एक तो वीर काव्य के रूप में और एक वीर गाथा काव्य के रूप में। वीर काव्य में राजा या किसी व्यक्ति की वीरता का वर्णन किया जाता था, जबकि दूसरे अर्थ में देखें तो वीर गाथा के अंतर्गत ऐसी वीरता का प्रदर्शन किया जाता था जिसमें लोक कल्याण या जन कल्याण की भावना होती थी। और इसके लिए उदाहरण के रूप में पिछली कक्षा में विचार किया गया था पृथ्वीराज रासों पर, कि पृथ्वीराज रासों में जो काव्य में वीरता वर्णित है वो वीर गाथात्मक काव्य है। वीर गाथात्मक काव्य इस रूप में कहा गया क्योंकि पृथ्वीराज रासों ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध कर कर अपने देश की रक्षा की या मातृभूमि की रक्षा की, इसलिए उसमें जन कल्याण की भावना निहित थी या उसमें लोक कल्याण की भावना निहित थी। और यही कारण है कि लोग कालांतर में अनेक पीढ़ियों तक उसकी कथा को गायन करते रहे, उसकी गाथा को गायन करते रहे और इसीलिए उस गाथा के लिए हमें आज भी उसकी एक जीवंत परंपरा मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वह वीर गाथात्मक काव्य है। इस प्रकार वीर गाथात्मक काव्य का रूप मिलता है और वीर काव्य का रूप मिलता है। इस परंपरा में दूसरी विशेषता की बात करेंगे और आदिकाल की दूसरी विशेषता जो है वो महत्वपूर्ण है, वो है श्रृंगारता का चित्रण, यानी श्रृंगार भावना या श्रृंगार रस का चित्रण। आदिकालीन काव्य में एक स्तर पर वीरता का के साथ साथ श्रृंगार की भावना का भी चित्रण मिलता है। यानी कवि अपनी श्रृंगार भावनाओं को भी कविता में प्रस्तुत करता है और ये श्रृंगारिकता राजा, राजकुमारी, रानियाँ या राजकुमार या इस तरह से अनेक स्तरों पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी श्रृंगार की भावना का विशद चित्रण भी एक प्रमुख विशेषता है आदिकालीन काव्य में। आदिकालीन काव्य में जो रासो साहित्य मिलता है उसमें श्रृंगार की भावना भी निहित है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी, अन्य ग्रंथों में भी श्रृंगार की भावना का चित्रण मिलता है। श्रृंगार दो रूपों में मिलता है, संयोगात्मक विवरण या वियोगात्मक विवरण। संयोग में मिलन की बातें होती हैं और वियोग में विप्रलंब या विदाई या नायिका के विछोह या नायक के विछोह की बात होती है। इस प्रकार श्रृंगार के जो दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग, इन दोनों पक्षों का चित्रण आदिकालीन काव्य में अब मिलता है। और इस अर्थ में देखें तो श्रृंगार के संयोग पक्ष में भी अनेक पहलू आते हैं। संयोग पक्ष में होता है नायक या नायिका का रूप चित्रण, यानी नायिका के सौंदर्य का बखान करना, उसके शारीरिक अंगों पर विशिष्ट उपमाओं के साथ या अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से चित्रण करना, ये भी एक श्रृंगार भावना का एक अंश है। इस प्रकार आदिकाल में साहित्य पर यदि विचार किया जाए तो देखा जाएगा लगभग रासो साहित्य के अलावा भी अन्य ग्रंथों में भी श्रृंगार का चित्रण मिलता है। अब ये श्रृंगार का चित्रण अगर संयोग पक्ष पर यदि हम विचार करें तो संयोग पक्ष में विचार करें तो सबसे पहले रूप वर्णन के रूप में मिलता है। रूप वर्णन को हम नख शिख वर्णन भी कह सकते हैं, यानी नख से लेकर शिख तक का वर्णन, यानी नायिका या नायक के नाखून से लेकर शीर तक का वर्णन, उसके विभिन्न अंगों का वर्णन भी संयोग श्रृंगार के अंतर्गत और रूप वर्णन के अंतर्गत आ सकता है। इस नख शिख वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि अलंकारों की भरमार देखने को मिलती है। यानी कवि सौंदर्य के लिए या रूप वर्णन के लिए विशिष्ट उपमानों या उत्प्रेक्षाओं के सहारे, उदाहरणों के सहारे, दृष्टांतों के सहारे नायक या नायिका का रूप चित्रण करता है। अगर हम
रूप चित्रण की बात करें तो रूप चित्रण में भी अनेक अंग हो सकते हैं या अनेक भाग हो सकते हैं। जैसे रूप वर्णन का एक भाग है मुख। मुख को लेकर कवियों ने मुख की आकृति, मुख की कांति अर्थात उसकी आभा या चमक, उसके लावण्य या मुख की अन्य चीज़ों से तुलना की है। तो इस प्रकार मुख पर भी अनेक तरह के उदाहरण मिलते हैं या वर्णन मिलते हैं। उसी प्रकार एक और अंग की चर्चा मिलती है नेत्र की। नेत्रों में भी नेत्र की आकृति, उसकी ज्योति, उसके रंग, उसके चमक, इसके अलावा पलक, संकोच भाव, नेत्रों की गति आदि को लेकर कवियों ने चर्चा की है। जिस प्रकार नेत्र जैसे सूक्ष्म चित्रण को भी कवि ने प्रमुखता दी है और विशेष रूप से पद्मावती समय में जो पृथ्वीराज रासों का एक अंश है, इस तरह की बातें मिलती हैं। या बिसल देव रासों में भी नायिका के इस तरह से नेत्र को लेकर अनेक अंश काव्यांश मिलते हैं। तो नेत्रों की आकृति कैसी है, प्रायः उसकी मीन से तुलना की जाती है या हिरण की आंखों से तुलना की जाती है। उसी प्रकार उसकी ज्योति कैसी है, उसकी चमक कैसी है, नेत्रों की चमक है, उसकी आकर्षण भाव, उसकी पलकों के ऊपर भी सूक्ष्म चित्रण मिलता है। उसके अलावा नायिका की आँखों में या नायक की आँखों में जो संकोच भाव है या जो शिष्टता है, जो शालीनता है, जो उच्छृंखलता भी है, कहीं कहीं जो चंचलता है, इनको लेकर भी कवियों ने अपने काव्यांश प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार भौं, आँखों के ऊपर जो बरौनियाँ जो भौं होती हैं, उनको लेकर भी कवियों ने उनके ऊपर कविताएं लिखी हैं। भौं की आकृति कैसी है, उसका रंग कैसा है, यानी भौं काली भवें हैं, वो तीर कमान की तरह लग रही हैं या धनुष की तरह लग रही हैं, वो किस तरह से चंचल गति को प्रस्तुत कर रही हैं, इन सब के बारीक चित्रण को भी कवियों ने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मुख के अंतर्गत मुख में भी नेत्र और भौं की चर्चा करता है कवि। इसके अलावा यदि और हम देखें तो कर्ण या कान, नायिका के कान वगैरह को लेकर भी कवि चर्चा करता है और ऐसी स्थिति में वह कान के विभिन्न आकृतियों की चर्चा करता है, उनके रंग की बात करता है और उनके उस कान में जो आभूषण पहने गए हैं उसको भी लेकर कवि प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार कान के आकृति, रंग या उसके पहनावे या उसके कर्णाभूषण आदि को लेकर कवि कविता प्रस्तुत करता है और इसे भी हम श्रृंगार या सौंदर्य के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। उसी तरह कपोल या गाल को लेकर भी रंग, कोमलता आदि का चित्रण कवि करता है और उसके सूक्ष्म भावों को देता है। गालों के ऊपर पड़ने वाले गड्ढे या गालों की आकृति, रंग आदि को लेकर और उसकी तुलना कवि प्रायः अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। उसी तरह अलक यानी केश, केश को लेकर भी कवि रंग, उसकी लंबाई, उसकी चमक आदि को लेकर कविता प्रस्तुत करता है। केसों के खुले केस या गुथे हुए केस, इन सब के घुंघराले लट आदि का भी चित्रण कवि करता है। इस प्रकार आदिकाल में श्रृंगार में जो नायिका के सौंदर्य के अवयव हैं, उन पर एक प्रकार का नए ढंग की बात कविता में देखने को मिलती है। नए ढंग की बात इसलिए हम कहेंगे कि यह प्राचीन साहित्य है और प्राचीन साहित्य में कवि अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, कल्पना शक्ति के सहारे नायिका के रूप, रंग, अंगों का चित्रण करता है। उसी तरह होठ को लेकर भी उसकी आकृति, रंग, उसकी लालिमा आदि को लेकर कवि प्रस्तुत करता है। उन होठों से वो किस तरह कोई बात कहती है, प्रेम प्रसंगों की बात करती है या कोई संकेत भाव देती है, इन सब का चित्रण भी कविता में मिलता है। इसके अलावा दंत यानी दांत को लेकर भी उसकी आकृति, उसकी कांति, उसकी चमक आदि की तुलना मिलती है कि दांतों की चमक किस तरह है। उसकी तुलना के लिए अलग अलग उपमाओं का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार मुस्कान को लेकर भी और मुस्कान के आशय या उसके उद्देश्य को लेकर भी अनेक प्रकार की कविता मिलती है आदिकाल में। उसी प्रकार नायिका की हंसी को लेकर भी वो हंसी किस संयोगात्मक पक्ष की है या विक्षुब्ध होकर वो हंस रही है या फिर वो किसी संकेत
देने के लिए हंस रही है, इन सब का भी चित्रण आदिकाल की कविता में मिलता है। इस प्रकार अनेक तरह के भाव मिलते हैं। और इसके अलावा फिर हम देखें तो नायक के हाथ, उसकी आकृति, रंग, कोमलता आदि का चित्रण मिलता है। उसकी तुलना की जा रही है। वो हाथों में जो आभूषण धारण करती है उस पर भी कवि अपनी कविता प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हाथों की उंगलियों, उसकी रंग, आकृति, कोमलता को लेकर भी कवि कहता है। उन उंगलियों के माध्यम से अपने लटों को संभालती है, अपने आंचल को संभालती है। इन सब भावों का चित्रण भी आदिकाल में मिलता है। उसी प्रकार पैर के चित्रण में उसकी आकृति और कोमलता आदि का चित्रण मिलता है। पैरों की गति, पैरों की चंचलता, पैरों से संकोच भाव आदि का चित्रण भी आदिकालीन साहित्य में मिलता है। विशेषकर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जब ढोला मारू का वर्णन करते हैं तो उसमें भी, ढोला मारू की कविताओं में भी आप देखेंगे कि एक अंश बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें नायिका यानी मारवाणी संदेश देते हुए पथिक को कहती है, एक अजनबी एक पथिक को कहती है कि तुम इन सारी बातों को मेरे प्रिय से कहना। लेकिन वो कहते कहते अचानक रुक जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती और उसकी आंखों में संकोच आ जाता है और फिर पैर की उंगलियों से वो धरती पर रेखाएं खींचती है। अब आप देखिए, यहाँ पर संकोच का वर्णन है। एक ग्रामीण स्त्री है और वह स्त्री अपने पति के बारे में प्रेम संदेश कैसे दे, इसलिए पैर की उंगलियों से लकीरें खींचते हुए वह एक तरह से संकोच में का प्रदर्शन करती है। तो इस प्रकार पैर की उंगलियों से रेखाएं खींचना जमीन पर, यह उसके प्रेम, संकोच और चरम दुख को ध्वनित करता है, जिसमें आंखों में आंसू भरी हुई है। वह बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन गला रूंधा हुआ है, बोल नहीं पाती। ऐसी स्थिति में वह एक अजनबी को सिर्फ पैरों की उंगलियों से जमीन पर खींची गई रेखाओं के माध्यम से संकेत देती है कि तुम मेरे प्रिय को मेरी इस विरह अवस्था को कहना। तो इस प्रकार पैर की एक उंगली के माध्यम से भी इतने बड़े एक संकेत को ध्वनित करना या संकेत को प्रस्तुत करना, ये आदिकालीन साहित्य की भी एक प्रमुख विशेषता है, जो विशेषकर कुशल लाभ या कल्लोल द्वारा रचित ढोला मारू में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार पैर को लेकर भी श्रृंगार भाव का चित्रण मिलता है। इसी प्रकार कटी या कमर को लेकर कमर की आकृति, उसकी गति, उसमें कमर पर धारण किए गए आभूषणों को लेकर भी आदिकालीन कविता में चित्रण मिलता है। इसके अलावा नायिका की चाल को लेकर भी अनेक तरह के काव्यांश मिलते हैं। नायक के रूप और उसकी कांति, ये भी एक ध्यान देने की बात है कि नायिका के साथ साथ नायक के भी रूप या मुख सौंदर्य या उसके सौंदर्य के विभिन्न अवयवों का वर्णन भी आदिकाल में मिलता है, जो नायिका को आकृष्ट करता है। या नायक की हंसी हो या उसके व्यवहार हो, उससे भी नायिका प्रभावित होती है। तो इस प्रकार नायक के रूप चित्रण भी आदिकाल में मिलता है। इसके अलावा वस्त्र विन्यास का चित्रण भी मिलता है कि नायिका या नायक किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं और वो श्रृंगार भाव की सृष्टि करते हैं, इसका भी चित्रण आदिकालीन साहित्य में मिलता है। इस प्रकार के अनेक अंश आदिकालीन साहित्य में देखे जा सकते हैं। लेकिन समग्रता से यदि विचार करें तो आदिकाल में जो श्रृंगार भावना है उनमें अधिकांश उपमा, रूपक, उदाहरण, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया और इन सब को मिलाकर अतिशयोक्तिपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग मिलता है और इन उपमानों में या इन मुख या श्रृंगार के जितने भी वर्णन किए गए हैं, इस संयोग श्रृंगार के या रूप सौंदर्य के वर्णन में एक प्रकार की एक रसता भी मिलती है। यानी नायिकाओं के मुख की तुलना चंद्रमा से करना, उनकी शीतलता से करना, उसके सौंदर्य या उसकी आभा करना, नेत्रों की तुलना हिरण की गति से करना, हिरण की आंखों से करना, चंचलता की तुलना करना, इस तरह से एक सामान्य एक रास्ता देखने को मिलती है कि ज़्यादातर उपमान एक जैसे हैं। तो ये भी आदिकाल के साहित्य की विशेषता है कि आदिकालीन साहित्य में जो नायक या नायिका के सौंदर्य वर्णन मिलते हैं, वो नायक या नायिका के सौंदर्य वर्णन में जो उपमानों का प्रयोग किया गया है वो पारंपरिक उपमान हैं। और ये
ये साहित्य को विशिष्ट बनाता है। तो इस प्रकार आज की चर्चा में आदिकालीन साहित्य के श्रृंगार भावना में संयोग पक्ष या रूप वर्णन की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत नायक या नायिका के सौंदर्य पर विचार किया गया है। नायक नायिका के मुख के विभिन्न अवयवों की बात की गई है। नेत्र हो, भौं हो, कर्ण हो, हाथ हो, पैर हो, उसकी उंगलियां हो, आभूषण हो, इन सब का सौंदर्य चित्रण आदिकालीन साहित्य में मिलता है। अगली कक्षा में हम वियोग वर्णन की बात करेंगे।